You are welcome in online classes. This is me, Virender Singh. How are you? I hope everybody is fine. तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर 4 कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर काफी इंटरेस्टेड होने वाला है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप अपने देश की राजनीति के बारे में और दूसरे देशों के बारे में इनफैक्ट जानने वाले हो। तो आज मेरे साथ इस चैप्टर में लगातार अपना ध्यान बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका का आज समझते हैं कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव है क्या, कार्यपालिका है क्या, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे सपोज करो हम बिल्कुल सिंपल वे में समझाने वाले हैं आज इसको। जैसे कि किसी स्कूल के अंदर स्कूल के डे टू डे इवेंट्स को लेकर या फिर स्कूल को ओवरऑल लंबे ड्यूरेशन में रनिंग करने के लिए हर एक स्कूल की मैनेजमेंट होती है, ठीक है ना। कुछ मेंबर्स होते हैं जो स्कूल के लिए अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने स्कूल को बनाया है, ठीक है ना। तो वो स्कूल के मैनेजमेंट कहलाए, ठीक है ना। ऐसे ही किसी कंपनी में इसी तरह से लोगों को सीईओज कहते हैं या फिर चेयरपर्सन कहते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी क्या हो गए, उस कंपनी के लिए या स्कूल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो उसके जो पॉलिसी मेकर्स हो गए, जो है उस स्कूल को चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए कुछ कानून और कायदों की जरूरत होती है। हर संस्था को चलाने के लिए कानून चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन चाहिए। तो वो जो संस्था जो किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए नीतिगत निर्णय लेती है, कुछ कार्य करती है, कुछ कानून बनाती है और उन कानून को इम्प्लीमेंट करती है, प्रैक्टिकली लागू करती है, वो संस्था को हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और देश में जो कार्यपालिका है वो सरकार है। अब थोड़ा हम अपने देश के बारे में, अपने देश के संदर्भ में इसको लेकर उस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि देश में कार्यपालिका कौन है आखिर और कैसे काम करती है, उसका चुनाव कैसे होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो लोकसभा के चुनाव हैं वो लगभग, अगर लोकसभा पूरा कार्यकाल करते हैं तो हर 5 ईयर्स के बाद में होते हैं, ठीक है ना। कितने साल बाद में होते हैं लोकसभा के चुनाव? 5 ईयर्स के बाद में। तो लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, वो लोकसभा के जो सदस्य हैं उसको जो है चुनने के लिए हमारे जो लोग हैं, इस देश की जनता है, जो वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स, वो वोट डालते हैं, ठीक है ना। और इनका चुनाव जो चुनाव आयोग कराता है और ये चुनकर सभी सदस्य पार्लियामेंट के सदस्य कहलाते हैं, संसद के या लोकसभा के सदस्य कहलाते हैं। इनफैक्ट पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट बनती है, करेक्ट। तो ये जो सदस्य हैं, जो पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है और जो सदस्य विजित होकर लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा के अंदर बैठते हैं। अब वहां पर क्या जाता है, टोटल मान लीजिए जो 544 कैंडिडेट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों से चुन के जाते हैं, क्लियर। तो इन 542 का हाफ चाहिए, मैजिक नंबर आप उसको बोल सकते हो, तो दैट इज योर 272। तो 272 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। देश की सरकार बनाने के लिए कितने संसद सदस्य चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, जो जनता ने चुन के भेजे 272 मेंबर्स चाहिए एटलीस्ट। तो यानी कि जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके हाफ से एक ज्यादा। तब ये जो सदस्य हैं, ये जिस भी दल के पास में बहुमत होगा, यानी कि इतनी मेजोरिटी होगी, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सरकार बनाएंगे। राष्ट्रपति क्या करेगा, इस 272 मेंबर्स का जो बहुमत दल का नेता है, जो इनका लीडर है, उनको इनविटेशन देगा, निमंत्रण देगा, इनविटेशन देगा कि भाई आप आइए और देश के लिए सरकार बनाइए। अब इस दल का नेता
जो है राष्ट्रपति के पास में अपने बहुमत का सपोर्ट लेकर जाता है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। जैसे ही राष्ट्रपति इनके दावे को स्वीकार कर लेता है, उनको एक निश्चित डेट दे दी जाती है। उस डेट को प्रधानमंत्री को, जो भी उस दल का बहुमत दल का नेता है, या इन जो 272 मेंबर्स में जो जिसको अपना नेता चुना है, वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है और अपनी शपथ लेने के बाद में वो कुछ मंत्रीगण को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनता है और उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद वो बाकी जो मेंबर्स हैं, जो प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के मेंबर्स कहलाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाएंगे, उनको शपथ दी जाती है। तो एक्चुअली क्या है, 272 है, इनको सारे को तो हम मिनिस्टर नहीं बना सकते। आजकल जो नियम कायदा है उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने के बाद में हमने डाल दिया है कि टोटल जो है उसका 15% मेंबर को मैक्सिमम आप सरकार चलाने के लिए मिनिस्टर्स बना सकते हो। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 272 का 15% मेंबर्स होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएंगे। अब यही प्राइम मिनिस्टर प्लस उसके मंत्री परिषद के सदस्यों को मिलकर आपकी कार्यपालिका बनेगी। और ये जो कार्यपालिका होगी इसको हम राजनीतिक कार्यपालिका बोलेंगे। ठीक है, हमने क्यों इसको अलग से जो बताने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पास में एक कार्यपालिका होती है जो स्थायी कार्यपालिका होती है, जो अपने आईएएस अफसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अफसर्स हैं वो चुन के जाते हैं। और जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसको जो, क्योंकि वो मेंबर्स परमानेंटली वहां पर रहते हैं, जो सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो पार्लियामेंट के अंदर या हर मिनिस्ट्री के पास में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते हैं, उनको काफी अनुभव होते हैं, रेगुलर बने रहते हैं वहां पे, तो वो आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हो गए। और दीज आर योर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। जो मेंबर्स चुन के जो कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर है वो आपकी कार्यपालिका होगी, राजनीतिक कार्यपालिका। एंड द ऑफिसर्स दोस आर वर्किंग देयर एज आईएएस ऑफिसर्स, वो आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होंगे। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू चुन के जाते हैं वो, राइट, कंपटीशन को फेस करके। तो इस तरह से कार्यपालिका सरकार के जो नीतिगत निर्णय हैं, अब मेंबर तो कितने चुन के जाते हैं, 544 मेंबर्स। सपोज कीजिए 2 मेंबर्स के बारे में कभी दोबारा से चर्चा करेंगे, तो ये 544 या 542 जो भी मेंबर्स है, ये जो चुन के जाते हैं, कुछ तो आपके 272 तो चले गए कहां पर, सरकार के पास में। मान लीजिए जैसे आज के दिन तो सरकार के पास बहुमत से जो मैजिक नंबर उससे ज्यादा मेजोरिटी है, 380+ है। ठीक है ना, उसके सहयोगी के साथ मिलाकर जो उसके सपोर्ट है, उसके अलायंस पार्टनर है, उनको मिलाकर ज्यादा है मेंबर इससे। तो जो बाकी जो मेंबर बने, यानी कि जो सरकार के सदस्य नहीं है, राइट, जो गवर्नमेंट है, ट्रेजरी बेंचेस बोलते हैं, वो उसके नाम पर वो क्या करते हैं, विपक्ष में बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो जो सरकार के सदस्य उनको ट्रेजरी बेंचेस बोला जाता है, यानी कि वो अलग से बैठते हैं और जो विपक्ष के सदस्य अलग से बैठते हैं। तो ये पूरे सरकार को सदस्य जिन्होंने सरकार बना रखी है, विपक्ष के सदस्य, सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे विधायिका कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विधायिका। ये जो है लेजिस्लेटिव मेंबर्स कहलाए, लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो कानून बनाते हैं, तो इनमें जो पूरे मेंबर्स का रोल रहता है। लेकिन एज ए एग्जीक्यूटिव कौन काम करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और उसके सहयोगी मिनिस्टर्स, जो जिनको के अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करता है, वो एक एग्जीक्यूटिव के काम करते हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी मैं आपको बता चलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन, आज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमारे देश में राष्ट्रपति के पास है।
किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन उस सारी पावर का इस्तेमाल कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो कैबिनेट है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर यूटिलाइजेस ऑल द पावर विच पावर्स आर वेस्टेड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन टू द राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति के पास में संविधान के हिसाब से जो शक्तियां हैं, जो विधायी शक्ति हैं, उनका इस्तेमाल वास्तविक रूप से हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर करते हैं। यानी कि वास्तविक में तो एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं और साथ ही साथ में लोगों के प्रति, क्योंकि संसद को किसने चुन के भेजा? लोगों ने चुन के भेजा। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में, हमारे देश के बारे में। ठीक है ना, कि हमारे देश में राष्ट्रपति के पास में क्या क्या शक्तियां हैं, कैसे उनको अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति जो है उसका, जैसा कि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी आपसे, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव में सभी रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट एज वेल एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मतलब इंक्लूड करिए और लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ये सभी सदस्य। कौन सा तरीका होता है चुनाव के लिए? प्रणाली कौन सी अपनाई जाती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट। आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और उससे पहले अगर राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसके अगेंस्ट में महाभियोग लाकर हटा सकते हैं। क्या? महाभियोग। इतना आसान भी नहीं है, अभी तक किसी के खिलाफ नहीं आया कोई भी राष्ट्रपति के खिलाफ। महाभियोग क्या होता है? इम्पीचमेंट मोशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट मोशन। यानी कि राष्ट्रपति ऐसा कोई कार्य कर दे जिसमें वो संविधान के जो राष्ट्रपति का जो पद है उसकी सम्मान के खिलाफ हो या संविधान का वायलेशन कर देता है, तब इस तरह की उसमें एक इम्पीचमेंट मोशन जो है लोकसभा में लाया जाता है। अगर वो लोकसभा से मेजोरिटी से जो है पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से, तो उसके बाद में फिर वो राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा में इसको पास कर देती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, नॉर्मली 5 इयर्स का होता है। इन केस राष्ट्रपति अगर रेजिग्नेशन दे देता है तो या फिर उसकी पद पे बैठे हुए अकस्मात मृत्यु हो जाती है या फिर कोई अन्य कारण से, तो उस परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते तब तक कि चुनाव न हो जाए। साथ ही अगर उपराष्ट्रपति के साथ में कोई हादसा हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है ना, अब तो बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति अगर देखा जाए संविधान के हिसाब से कि सारी की सारी पावर जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर यूटिलाइज करते हैं वो सारी की सारी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास में सारी सकते हैं। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे चुन के नहीं आए, ये वास्तविक जो कार्यपालिका के जो नामांतर के प्रधान है, तो इनका जो पावर का यूटिलाइज ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सारी शक्तियों का पावर वो करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को समय समय पर प्रधानमंत्री जो भी संसद के अंदर पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, ही इज बाउंड टू इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट?
कि उनको ये सारी सूचनाएं देनी होती है, और इसी तरह से राष्ट्रपति भी किसी विषय के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर कुछ कहना चाहता है तो वो पत्र लिखकर प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता है। और अगर और शक्तियों के बारे में बात करें राष्ट्रपति की, जब भी पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाता है तब तक वो बिल कहा जाएगा, यानी कि कानून की उसको मोहर नहीं लगेगी, कानून नहीं कराएगा अनलेस अनटिल इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उसकी सहमति के बगैर कानून का रूप नहीं ले सकता। ठीक है, क्लियर? तो राष्ट्रपति का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास में ये किस तरह की शक्ति है, क्या वास्तविक शक्तियां हैं इस तरह की। तो राष्ट्रपति क्या करता है, अगर किसी कानून या बिल जो लोकसभा या राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो सिर्फ उनके पास में क्या पावर है, वो इतना ही पावर है कि उसको रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि भाई मुझे लग रहा है इसमें कुछ चेंजेस लानी चाहिए। क्लियर? समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि चेंजेस लाने की आवश्यकता है इसके अंदर, तो आप इसको दोबारा से रिकंसिडर कर लीजिए, रिकंसिडर कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, इसके ऊपर सोचिए। लेकिन अगर फिर दोबारा से जो पार्लियामेंट उसको उसी स्थिति में सेम का सेम वापस भेज देती है, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन ऑन दैट, यानी कि एक रिक्वेस्ट जैसा वो भेज सकते हैं। लेकिन फिर इसके पास में, राष्ट्रपति के पास में किस तरह की शक्ति है, कई बार ऐसा देखा गया, इवन आप बात करें ज्ञानी जैल सिंह के टाइम में एक पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक एक्ट था कि ज्ञानी जैल सिंह के पास में वो 1986 में जाता है, और 1986 में जाने के बाद भी वो उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, पार्लियामेंट अपनी तरफ से पास करके भेज देती है, और उसके बाद में सरकार चेंज हो जाती है। यानी कि जो राष्ट्रपति के पास में अगर कोई बिल जाता है तो उसका कोई टाइम लिमिट, टाइम बाउंड नहीं है कि इतने वक्त में राष्ट्रपति को वो साइन करके वापस भेजना होगा। तो उसमें उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन नहीं किया, फिर उसके बाद में सरकार ही चेंज हो गई, फिर दूसरी सरकार उसको लेके गया, दूसरी सरकार फिर दोबारा से उस बिल को लेके गई, फिर राष्ट्रपति जो चेंज हो जाता है, इस तरह से वो जो बिल है 1989 में समाप्ति हो जाता है, उसके ऊपर कोई साइन नहीं होता। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास में किसी बिल को काफी डिले कर सकता है, क्योंकि वो टाइम बाउंड नहीं है। दूसरे, उसके पास में उसके नाम से ही जो रिस्पेक्टिव आपके देश के अंदर जितने गवर्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट उनके नाम से होता है। हालांकि प्रैक्टिकली सारी पावर जो होम मिनिस्टर करते हैं, और होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ सलाह मशवरा करके करते हैं, लेकिन संवैधानिक जो स्थिति है उसमें राष्ट्रपति के पास पावर है, वो अपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नर को हर स्टेट में अपॉइंटमेंट करते हैं, या फिर आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, या ऑडिटर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, या बड़े बड़े जो संवैधानिक पद है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, और जो रिस्पेक्टिव स्टेट के जो चीफ जस्टिस हो गए, उनको जो है उनका जो अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति की सलाह के बगैर नहीं होता है। राष्ट्रपति का उनके ऊपर सलाह मशवरा लेना जरूरी होता है। लेकिन एक अफॉर्मल है, औपचारिक स्थितियां हैं, हकीकत में सारी पावर प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है इस तरह के निर्णय लेती है। और बहुत सारी पावर है आपके पास में, राष्ट्रपति के पास में। आपातकालीन स्थिति में देश के अंदर अगर आपातकालीन इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी या एक्सटर्नल एग्रेशन का हो, तो उस कंडीशन में देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर वो आपातकालीन की स्थिति लागू कर सकते हैं। उस पीरियड में जो कैबिनेट है वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, और सारी की सारी शक्तियों का जो यूटिलाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा जो प्राइम मिनिस्टर है उनके एडवाइस के ऊपर ही होता है। प्राइम मिनिस्टर ही जो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए राष्ट्रपति को कहते हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह की
परिस्थितियां बनती है, या फिर किसी स्टेट के अंदर बात करें, किसी राज्य के अंदर जो है संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है, तो वहां के जो सरकार है उसको हटा दिया जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, गवर्नर रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकली जो है उपयोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जिनके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनकी मदद से। फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई इनके पास में कोई तो शक्तियां ही नहीं है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास में सारे जो पावर का यूटिलाइजेशन तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो भी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में, फिर आखिर इस पद की आवश्यकता क्या है, क्यों हमने इसको रखा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। कई बार ऐसे विचार आता है कि राष्ट्रपति और रिस्पेक्टिव स्टेट में जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनका कोई कार्य नहीं, उनको हटा देना चाहिए। तो हमें उन परिस्थितियों के बारे में भी देश में सोचना चाहिए। अगर देश के अंदर सपोज करो, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा इस बातों को। पहला तो यह है, पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा के अंदर किसी भी दल को कार्यपालिका कौन हो गया हमारे देश में, कौन हो गया वास्तविक कार्यपालिका? चलो मुझे कमेंट करके बताइए, जरूर बताने वाले हैं आपके, मैं जानता हूं स्टूडेंट हैं ऐसे, यू आर दी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, वास्तविक कार्यपालिका कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया वास्तविक कार्यपालिका। और नाम मात्र की कार्यपालिका कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया, जिसके पास में सारी पावर है संविधान के हिसाब से, लेकिन उनका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। तो कार्यपालिका समझ गए। अब हम देखने वाले हैं विभिन्न देशों में कार्यकारी शक्तियां किस तरह से डिवाइड की गई है। अब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, जिसके पास में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर देश में जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज द पावरफुल मैन। कभी कभी अगर हम बात करें, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वेयर ऑल द पावर्स आर यूटिलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि वहां पर जो है कार्यपालिका की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, दिस आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सिमिलरली और दूसरे देश हैं, तो उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि अब जहां भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जहां पे राष्ट्रपति देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। देखो एक बात याद रखने वाली है बेटा, कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, ये हम लोग नहीं चुनते। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली। हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के भेजते हैं, राज्यसभा के सदस्य को जो रिस्पेक्टिव स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है, और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपने ये चुन के भेजे थे, प्लस में जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो सभी मिलके साथ में रिस्पेक्टिव स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, विधानसभा के सदस्य, हर स्टेट के जो विधानसभा के सदस्य, साथ में 2 यूनियन टेरिटरी की मैंने आपको पहले भी बता दी, जैसे कि पुडुचेरी और दिल्ली, इनके जो, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा है, तो ये सदस्य सब मिलकर क्या करते हैं, अरे राज्यसभा के संसद को चुनते हैं, संसद सदस्य को चुनते हैं। ठीक है ना। और ये जो राज्यसभा, लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कुल मिलकर सभी क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने यहाँ पे जो राष्ट्रपति को जो चुनने का तरीका है, दैट इज इनडायरेक्ट, राइट। प्रत्यक्ष रूप से जो पीपल है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और वो चुनने के तरीके के बारे में हम फिर बात करेंगे, जब राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तब। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न देशों के अंदर कार्यकारी शक्तियों की। तो आपने ये देख लिया कि जहां पर भी राष्ट्रपति पब्लिक के द्वारा चुन के प्रत्यक्ष रूप से जाता है, यानी कि पीपल का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर जो सरकार का जो हेड होगा, द प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑफ द नेशन। ठीक है ना। संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
वो राष्ट्र का भी हेड होगा, मुखिया होगा और सरकार का भी हेड होगा। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से देश है जहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, गवर्नमेंट है, जहां पे राष्ट्रपति के पास, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास में ज्यादा पावर है, वहां पर राष्ट्रपति के पास लेके बात कर रहे थे। जब तो अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है वो अमेरिका में है, ब्राजील है और जो लेटिन अमेरिका के कुछ कंट्री है, कुछ देश हैं, जो देखो नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका हो गया, जो उसके बीच में है जो कैरिबियन देश बोला जाता है, उसके साथ में लेटिन अमेरिका के नाम से भी कभी कभी पुकारते हैं। तो वहां पे कुछ देश है, वहां पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो वहां पे राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। अब तो एक हो गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने बात करनी, ठीक है ना, राइट। अब दूसरी बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक जो है, जहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है, यानी कि ये कौन कौन से कंट्री हो गया, फ्रांस, श्रीलंका और रूस। यहां पर क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर भी और द प्रेसिडेंट बोथ आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। यहां पर प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव और प्रेसिडेंट का भी चुनाव क्या होता है, जनता करती है, प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो देखो जहां पर भी जनता ने चुनकर प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजा, वो इंसान पावरफुल होगा। जो डेमोक्रेसी की बात करें तो आप जहां भी प्रजातंत्र है, तो ये सारे जो कंट्री होंगे, लाइक एग्जाम्पल ऑफ द फ्रांस, श्रीलंका और रूस, यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल होता है, राइट। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल होता है। राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में, लेकिन उसके कैबिनेट मिनिस्टर को भी वो ओथ दिलाता है, यानी कि पावरफुल हुआ, लेकिन उनको हटाने की शक्ति उसके पास नहीं है। क्लियर। तो ये बात हो गया श्रीलंका की। अगर बात करें तो श्रीलंका अपने आप में 1978 के अंदर श्रीलंका के अंदर जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किया और उन्होंने सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज कर लिया, कि वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रत्यक्ष रूप से जनता चुन के भेजती है। 1978 में हुआ, याद रखना है, फिर दोबारा पूछूंगा क्लास में, राइट। और कभी कभी ऐसा होता है वहां पर अगर राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही एक ही पार्टी के हैं तो ठीक है, मजे से निकलता है टाइम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो अलग अलग पार्टी से चुन के आ जाते हैं, तो उन्हें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहता है और फिर सरकार चलाने में मुश्किल आती है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में देखा जाए तो ज्यादा पावर वहां पे, क्योंकि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, लेकिन वो उनको हटा नहीं सकता। और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो डायरेक्टली दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और या फिर वहां की पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पूरा जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय जो कार्य प्रणाली है, इवन आप इंडिया की बात करो तो ये जहां पर भी संसदीय शासन व्यवस्था होती है, वहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, जो संसद के सदस्य हैं या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, वो दे आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री, राइट। यानी कि वो उसके बाद में राष्ट्रपति का कोई उनको हटाने का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, अनलेस अनटिल जो उनका जो मेजॉरिटी है वो जो है खत्म हो जाती है पार्लियामेंट के, करेक्ट। तो इसके बाद में हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये कौन कौन से देश में है। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे देशों के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां भी डेमोक्रेसी है। यू कैन टेक द एग्जांपल, आप बात कर सकते हो भारत की, कनाडा हो गया, इटली, जर्मनी, जापान और पोर्तुगाल के अंदर, या फिर इंग्लैंड की, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, एक ही देश है, ठीक है, लेकिन इनकी डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है
कभी किसी चैप्टर में आएगा तो बात करेंगे, अभी हम आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ की जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, दे आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द संसद, पार्लियामेंट की, उनकी पार्लियामेंट की, और साथ में जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो अपना वो काम करेंगे उनका जवाब उनको संसद में देना पड़ेगी, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। और अगर संसद में वो डिबेट चलती है लॉ, उनका कॉन्फिडेंस, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट में आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और वो पारित हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा, जैसे भारत की बात करें तो अंत में उनको त्याग पत्र देना पड़ता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम भारत की बात करें कि यानी कि आपका जो एक सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर ही कमिट द मिस्टेक, द होल कैबिनेट मिनिस्टर्स विल बी द रेस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। यानी कि सारे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सपोज करो किसी एक पार्लियामेंट मेंबर के, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में आता है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। अगर सरकार कोई नियम कानून बनाती है, पार्लियामेंट से पास करती है, और अगर उसमें उसके कैबिनेट मिनिस्टर ही उस के प्रतिपक्ष में, अगेंस्ट में बोलता है, तो या तो इस कैबिनेट मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना होगा, या फिर पूरी सरकार ही अपना विश्वास मत खो देती है। तो ये अपने आप में एक अच्छी परिस्थितियां हैं, जिसके कारण की पूरी जो सरकार है संसदीय व्यवस्था के अंदर, वो जो कार्यपालिका की बात मेजोरिटी नहीं मिलती है, ठीक है ना। किसी भी दल को जो टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा के, उसके हाफ +1 नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इस परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, सरकार कैसे बने? तो यह हो सकता है कि कुछ दल मिलके कोalition गवर्नमेंट बना ले, भाई 2 दल या फिर बहुत दूसरे दल के अन्य सदस्य किसी एक बड़े दल के साथ में आ जाए और उनके पास में जो है हाफ मेंबर्स बन जाए, और उसके बाद में राष्ट्रपति को बोल दें कि भाई ये हम सरकार बनाने की स्थिति में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरह की परिस्थितियां जब बनती हैं तो बहुत सारे दल कहते हैं कि भाई हमारे पास में बहुमत है। अभी आप अगर जो बात करो किसी पार्टिकुलर स्टेट की बात करो, तो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा किस तरह की जो चुनाव के बाद परिस्थितियां बनी थी, तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना इस तरह की परिस्थितियों में मुश्किल हो जाता है कि किसके पास में वास्तविक में जो बहुमत है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति है वो, ताकि संवैधानिक संकट देश में न खड़ा हो, कोई सरकार न बने, ये भी अपने आप में एक संवैधानिक संकट होता है, या फिर देश में इस तरह की परिस्थितियों में अगर कोई सरकार नहीं बनती है तो देश को दोबारा से चुनाव के गुजरना होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है ना। तो उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति पूरी कोशिश करते हैं कि देश में सरकार बने। उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ एविडेंस मांगते हैं कि भाई आपके पास में जो मेंबर्स हैं, आप उनका सिग्नेचर किया हुआ एक लिस्ट मुझे दीजिए। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या करता है, वो इस तरह की परिस्थितियों में जब कोई भी दल सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं होते, कोशिश करते हैं, या फिर आप वो अपनी जो विजडम का, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके किसी एक पार्टिकुलर जो पार्टी को इनवाइट कर सकते हैं, उसके दल के बहुमत दल के नेता को इनवाइट कर सकते हैं सरकार बनाने। तो इस तरह की परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो काफी बड़ा रोल है। फिर दूसरी तरह अगर जो पार्लियामेंट आपकी डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या परिस्थितियां बनेगी। सपोज करो कि देश के अंदर कोई बाहरी आक्रमण का वो हो, तो उस पीरियड में राष्ट्रपति के पास में सारी शक्तियां आ जाती है और राष्ट्रपति देश का शासन चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति का अपने आप में काफी बड़ा रोल है। ऐसा नहीं बोल सकते कि राष्ट्रपति का पद अनावश्यक है हमारे देश में। फिर
थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, अभी तो आप जान चुके हो, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं कि कार्यपालिका की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, किस किस तरह की कार्यपालिका विभिन्न देशों में एग्जिस्ट करती है। तो अगर एक तो हो गया संसदीय कार्यपालिका, दूसरा हो गया अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और तीसरी हो गई अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव पावर संसद के पास होती है वो संसदीय व्यवस्था, जहां पे राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास में होती है वो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और जहां पे पूरी शक्तियां हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट का हेड जो राष्ट्रपति ही होता है वो हो गया आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब संसदीय व्यवस्था में सबसे प्रमुख कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि लोगों ने चुन के भेजा है, उनके पास में पूरी सारी पावर है। वो बहुमत दल का नेता होता है, क्योंकि जिसके पास मेजोरिटी है वो दल का जो नेता प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंटमेंट होता है, चुना जाता है, और ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट के प्रति होते हैं, संसद के प्रति होते हैं, विधायिका के प्रति होते हैं। यहाँ पर जो संवैधानिक पद है जो राष्ट्रपति का अपने देश की अगर बात करें तो वो राष्ट्रपति होता है, और वो शासन का एक नामात्र का प्रमुख और देश का नामात्र का प्रमुख होता है, जबकि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होता है। और जहां पे राजतंत्र है तो संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन राजतंत्र है तो वहां पर जो है राजा या फिर किसी किसी ब्रिटेन की महारानी वहां पर जो है एक औपचारिक प्रकार का अलंकृत होती है, उससे अलंकृत होती है, सुशोभित होती है, यानी कि वो औपचारिक रूप से उस देश की शक्तियां उनके पास होती है। ये तो हो गया संसदीय शासन प्रणाली, और इसके बाद में अर्ध अध्यक्षात्मक कह सकते हो, इसमें राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के पास में शक्तियां ज्यादा होती है, राष्ट्रपति ही प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता, और प्राइम मिनिस्टर जो है शपथ लेने के बाद में फिर पावरफुल बन जाता है, फिर उसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। बात कर लेते प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो सरकार का भी हेड होगा, देश का भी हेड होगा राष्ट्रपति। बात करें हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, सरकार का भी प्रमुख होगा, वो डायरेक्टली जनता उसको चुन के भेजती है, और विधायिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, पार्लियामेंट के पास प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसकी बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो सारा आप एक ओवरव्यू देख लीजिए। पहले हमने कार्यपालिका की एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन की बात की, उससे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, स्कूल की मैनेजमेंट का, किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विभिन्न देशों के अंदर जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उसके बारे में हमने बात की, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, संसदीय व्यवस्था के बारे में बात की, फिर बात में कि भारत में संसदीय कार्यपालिका के बारे में बात की कि संसद के अंदर जो किस तरह से संसदीय कार्यपालिका भारत में काम करती है। हमने 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ, ये प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, देश के आजाद होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने बहुत कुछ सीखा था। उसमें हमारे देश में एक आजादी से पहले भी एक पार्लियामेंट थी, जिसके अंदर हमारे देश के नेताओं ने थोड़ा अनुभव ज्ञान लिया, और उसके बाद में उनको लगा कि संसदीय जो प्रणाली है वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि अध्यक्षात्मक में जो है व्यक्ति की पूजा होती है, प्रेसिडेंट जो है काफी पावरफुल हो जाता है, उसके पास में सारी शक्तियां आ जाती हैं, वो फिर व्यक्ति की पूजा होने की या तानाशाह उस राष्ट्रपति का बनने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे जो देश के नेता थे उस टाइम, उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था को चुना, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका के प्रति, जनता के प्रति जिम्मेवार होती है, और हमारे जो मिनिस्टर्स है, कार्यपालिका जिम्मेवार होती है किसके प्रति, संसद के प्रति होती है, लोगों के प्रति होती है। और चाहे स्टेट की बात करें या नेशनल लेवल पे बात करें, वो जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई हमारी स्टेट के अंदर, चाहे विधायिका हो, विधान सभा हो, या देश की
लोकसभाओं प्रत्यक्ष रूप से जनता चुन के देती है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में बात की, महाभियोग के बारे में बात की, और राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या है उसके बारे में हमने बात की। कार्यपालिका के प्रकार की बात की, इसको देखकर कि वह संसदीय और अध्यक्षात्मक या फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंदर किस तरह से कार्यपालिका काम करती है और किस तरह की शक्ति है, किसके पास शक्ति है। तो फिर आप बताइए कहां तक आप लोगों को समझ में आया। मैं फिर अब दोबारा से आप सभी से गुजारिश करता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपने कुछ दिन निकाल दिए हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन थे। अगर अब भी आप सुधरना चाहें, अभी भी रेगुलर अगर आप काम करेंगे तो शायद कुछ नहीं बिगड़ाई भविष्य का। अभी भी ध्यान दोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप इस सब्जेक्ट में माहिर हो जाओगे। एक काम आपको जो करना होगा वो यही है कि आप रेगुलर वीडियो देखिए, कंटिन्यूअस वीडियो देखिए, रोजाना का रोजाना वीडियो देखिए। ऐसा ना करें कि 4-5 वीडियो ना देख के आप फिर उसके बाद में एक वीडियो देख लिया। उससे क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप पिक्चर देखने गए और सिनेमा हॉल में पहुंचने के बाद में आधा घंटे बाद में आप पहुंचे और आधा घंटे की पिक्चर निकल चुकी है। अब उसके बाद में आपको पीछे क्या हुआ उसके बारे में सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। हकीकत की कहानी क्या है वो आपको नहीं पता, तो आगे की जो पिक्चर है वो भी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाली। तो सिमिलरली आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, चैप्टर को पढ़ रहे हो, आपको स्टार्टिंग से, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आपको बुक को ही स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, तभी ये क्योंकि एक सीक्वेंस में सब कुछ चलता है। क्लियर? तो आप ऐसा करें और मैं फिर आप सभी से उम्मीद करता हूं आप रोजाना रेगुलर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने वीडियो देख लिए। जो स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा उनके पास उनके पेरेंट्स से मेरा फोन वहां पर चला जाएगा। किसी तरह का भी डाउट हो आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, गूगल क्लासरूम में कमेंट पोस्ट कर दीजिए, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।